हेलो एवरीवन, टेस्ट का क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहीं से शुरुआत करते हैं एज यूजुअली जैसे हम लोग करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा था तो हम लोगों को पोटेंशियल किसी पॉइंट का दिया हुआ रहता था, पोटेंशियल का इक्वेशन, और हमें निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था किसी पॉइंट 111 पे और पोटेंशियल का वैल्यू हमें दिया हुआ था। तो हमने आपको सिखाया था जब अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो देखो अभी हम तुमको जो पिछले लेक्चर में बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट अलग निकालने के लिए, वाई अलग निकालने के लिए, जेड अलग निकालने, थोड़ा सा लेंथी था। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर बनाना हो तो इसको हम एक ही में कर लेते हैं। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, उसके आगे क्या लगा देंगे, आई कैप, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट जे कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट, और उसके आगे क्या लगेगा, के कैप। उसके बाद हमने कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, उसे रो वी बटा रो एक्स या डेल्टा कह दीजिए आप, आई कैप, इसका मतलब जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स और जेड यहां कांस्टेंट माना जाएगा, तरीका हम आपको बता चुके थे। और इजेड का मतलब हो जाएगा रो वी बटा रो जेड यानी कि के कैप, डेल्टा कहिए रो कहिए। चलिए अब यहां से पोटेंशियल का वैल्यू सब जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पोटेंशियल का वैल्यू। तो देखो पोटेंशियल का वैल्यू कहां पे कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा, यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, और ये डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, आगे में क्या लगा हुआ रहेगा, आई कैप, प्लस अब यहां पे कितना है, फिर से वही वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, लेकिन जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा y के रेस्पेक्ट में यानी कि जे कैप, और इसके बाद जो डिफरेंशिएशन होगा वो z के रेस्पेक्ट में होगा, वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z, और आगे में क्या लगा हुआ होगा, के कैप। अब यहां पे करना ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए x वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x। अच्छा यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होता था, तो हर जगह क्या लगा दीजिएगा, माइनस, हर जगह यहां पे क्या लगा हुआ रहेगा, माइनस माइनस। तो चलो यहां पर माइनस के साथ शुरुआत करते हैं, यहां पर भी क्या लगेगा, माइनस, तो प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये भी प्लस और माइनस माइनस। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बाकी सब कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ गया माइनस 2x आई कैप। अब y पे चलिए, तो ये माइनस और ये माइनस यानी कितना हो गया, प्लस, और फिर से क्या हो जाएगा, 2y जे कैप, ठीक है। अब z में आइए, तो प्लस और माइनस माइनस, z का पावर 1 है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, सिर्फ बच जाएगा 2 यानी कि 2 के कैप। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आप अलग अलग निकाल देते, हमने सबको क्या कर दिया, एक ही जगह निकाल दिया। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में मिल गया। हमें चलना है एट पॉइंट 111, सवाल कहता है पॉइंट 111 पे, तो एट पॉइंट 111 अगर देखा जाए, एक्स पे भी 1 कर दीजिए, वाई पे भी 1 कर दीजिए, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डायरेक्टली देखो कितना आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने आपको बताया था अंडर रूट कर दीजिएगा, इसका -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, और फिर से -2 का होल स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो पूरा होल आंसर आ जाएगा 4 या 12 √12, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी था, यही था आपका राइट आंसर। पोटेंशियल है वोल्ट पर मीटर। अब इसका करेक्ट आंसर जो था उसका लिस्ट काफी लंबा है, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है, उस लिस्ट को हम लेकर आते हैं, आप इन चीजों को नोट कीजिए। देखिए नामों की जो लिस्ट है वो काफी ज्यादा लंबी है, मतलब जैसे जैसे टेस्ट हमारा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नामों की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है।
पहले हम वो नाम पढ़ते हैं, इनका आंसर बिल्कुल सही था। अमन, राज श्रीवास्तव, खुशी, अनु, खुशबू, साक्षी, खुशी, हर्षिता मौर्य, अभिषेक कश्यप, मानसी, मोनू कुमार, सुरभि, सुमित कुमार, रत्नेश, रितिका, वैष्णवी, चंदन, नुसरत, शिखा, विवेक, निशांत, जया, स्वीटी, प्रीति, नेहा, निधि, काजल, ऋतिक, अनीशा, अनुराधा, निशु, प्रिया, शुभम, सेजल, शुभम, सनी, प्रेम प्रकाश, दीपक, सोनू और गौरी शंकर। कुछ लोगों ने ट्राई किया, उनका भी आंसर आया था, कुछ देर के बाद आंसर आया था। प्रेम्स, साहित्यराज, अनुकुमारी, रवि, गौतम, सिंह। देखिए पिछले टेस्ट में आंसर बहुत सारा आया और बहुत सारों का आंसर जो था वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब भी था। तो 3 आंसर ऐसा था जो एट ए टाइम मुझे रिसीव हुआ, बिल्कुल कम समय अंतराल पे एकदम एक ही साथ। तो उन तीनों नाम को हम बोर्ड पे लिखते हैं, तीनों एक साथ विनर हो जाएंगे। उसमें नाम है सोनू कुमार, शुभम कुमार और गौरी शंकर। इन तीनों का आंसर बिल्कुल एक ही समय पे हमें मिला था। तो आपको टेस्ट 7 में 3 विनर मिले हैं। हमने कहा था कि आप हर टेस्ट के विनर का नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ जिनका अटेम्प्ट अच्छा होगा वैसे रनर को भी हम लोग याद रखेंगे और सबको मिला करके हम लोग फाइनली नाम डिसाइड करेंगे। तो चलिए फिर आज इस टॉपिक में लोग आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को नोट करना था नोट कर लीजिए और बिल्कुल फ्रेश टॉपिक का आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए वो लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट किया वो किसी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास में एक चार्ज हो रहा था Q और इसकी वजह से किसी r दूरी पे हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू लिख रहे थे कांस्टेंट Q बटा R। लेकिन अभी तक हम लोग ने जितना भी बात किया है वो पॉइंट चार्ज के लिए। अब अगर यदि मान लो चार्ज को किसी रिंग पे या किसी कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर फैला दिया जाए तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हम लोग टॉपिक अभी पढ़ने जा रहे हैं वो शायद एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके एडिशनल क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी के ऊपर जो एडिशनल क्वेश्चन है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो कहेगा, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने आपको सिखाया था कि अगर मान लो किसी रिंग के ऊपर में चार्ज बिखरा पड़ा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे कितना होता है, उसके सेंटर पे कितना होता है, तो पोटेंशियल में भी वो चीज हो सकती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक टॉपिक आज का हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये जो हमने लिखा था वो पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए, जो कि साइन के साथ रखा जाता है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। लेकिन अब हमारा जो चार्ज होगा वो पॉइंट ना होगा, कैसा होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे मान लो हमारे पास में ये रिंग है और इस रिंग का ये मान लीजिए कि सेंटर है और सेंटर से ये जो लाइन पास हुआ इसे हम लोग एक्सिस बोलेंगे। मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है जो कि पास हो रहा है इस रिंग के सेंटर से। मान लो इस रिंग पे हमने पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। आप इसके वैल्यू को एग्जाम में डायरेक्ट भी याद रखिएगा। मान लेते हैं इसका सेंटर O है और इसका रेडियस A है और O से लेकर के P तक की दूरी कुछ भी आप मान लो, मान लेते हैं कि दूरी कितनी है, X है, ठीक है, X मान सकते हैं, आप इसको R भी मान सकते हैं, चलो अपनी आसानी के लिए इसको R मान लो, चलो, और ये दूरी हम कुछ मानेंगे बाद में, यानी लेट सेंटर कहां पे हो गया, O पे, रेडियस इसका क्या हो गया, इस रिंग का रेडियस हो गया स्मॉल a और हमें पता कहां करना है, और O से लेकर के P तक की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल r। हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है इस चार्ज रिंग के कारण, यानी we have to find electric potential at point P which lies on the axis
which passes through the center of the ring, जो रिंग के कहां से पास कर रहा है, सेंटर से, और उस पॉइंट पी पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो जब अगर चार्ज पूरा बिखरा पड़ा हो, ठीक है, हमें मान लीजिए टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है भाई, कैपिटल क्यू, पूरा का पूरा चार्ज, जितना चार्ज इस रिंग पे बिखरा पड़ा हमने कितना मान लिया, कैपिटल क्यू। तो आपको हमने पहले भी बताया था जब चार्ज पूरा बिखरा हुआ होता था तो उसके कारण हम डायरेक्टली किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो हमें करना क्या होगा, पहले एक छोटा सा चार्ज मानना होगा, डिफरेंशियल चार्ज, और उस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होगा पी पॉइंट पे, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देना होगा किस पे, पूरे रिंग पे। हमेशा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यही काम किए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज एलिमेंट्री चार्ज या डिफरेंशियल चार्ज, एलिमेंट्री, तो छोटा सा चार्ज मान लो हमने यहां पे मान लिया dq, पूरा चार्ज q, तो छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा, dq। सपोज एलिमेंट्री चार्ज dq ऑन द रिंग, देन पोटेंशियल ड्यू टू differential charge will be, अगर मान लो चार्ज छोटा सा है तो जो पोटेंशियल होगा वो भी छोटा ही सा होगा, dv, पूरा होता है v, छोटा सा पोटेंशियल कितना मान लिया, dv कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो अभी हमने कहा था कि अगर चार्ज बहुत छोटा हो जाए, पॉइंट हो जाए, तो उसके लिए तो हमें पता है फॉर्मूला पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। तो ये जो छोटा सा चार्ज तुमने माना dq, इट विल बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, और इसके लिए पॉइंट p पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है भाई, dq। अब आई दूरी, तो दूरी हम लोग यहां से देखेंगे यहां तक का, तो ये a है, ये r है, तो ये हो जाएगा √a² प्लस r², ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इस dq चार्ज के कारण। लेकिन हमें तो पोटेंशियल पूरे रिंग के कारण चाहिए, पूरे रिंग के कारण, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, समझना है यहां पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख करके वहां पे कंपोनेंट वगैरह निकालना पड़ता था, कंपोनेंट का सहारा लेना पड़ता था। यहां पे वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो वैल्यू आया पूरे रिंग के लिए, इसको केवल पूरे रिंग पे इंटीग्रेट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो करना हमें कुछ नहीं है, टू गेट पोटेंशियल फॉर होल रिंग, पूरे रिंग के लिए, वी विल इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन। तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq बटा में कितना हो जाएगा, √a² प्लस r²। तो देखो सारा तो कांस्टेंट है, a² भी r² भी सब कुछ बाहर चला जाएगा, और जब तुम dq का इंटीग्रेशन करोगे, छोटे से चार्ज को जब पूरे रिंग पे जोड़ोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा कितना, q। तो आपका फाइनली फॉर्मूला आ गया, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq का इंटीग्रेशन q, अब बटा में √a² प्लस r²। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये डेरिवेशन याद करने का मन नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछेगा मेरे पास में एक रिंग है, उस पे चार्ज q है, उस रिंग के सेंटर से दूर एक्सिस पर किसी पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, जवाब दीजिएगा कांस्टेंट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज और दूरी कितनी हो जाएगी, तो अंडर रूट किस पे डिपेंड करेगा, a² पे और r² पे। देख लेना उस रिंग का रेडियस क्या है, वो उसका स्क्वायर, और कितनी दूर तुमको निकालने के लिए बोल रहा है वो वैल्यू। ठीक है, अगर वो कहेगा कि सेंटर में कितना होगा, इस रिंग के सेंटर पे कितना होगा, तो आपको जब सेंटर पे आना होगा तो r का वैल्यू क्या कर देना, 0। सेंटर पाने के बाद पी पॉइंट लेके हमें कहा आना है, सेंटर पर, तो ये r का वैल्यू क्या होगा, 100 कम होते होते 0 हो जाएगा। तो जैसे ही r को 0 इक्वेट करोगे, वो वैल्यू कहां का देगा, सेंटर का। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रिंग के सेंटर पे 0 होता था, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, पोटेंशियल का वैल्यू आएगा। अगर आपको v सेंटर में निकालना है तो सिर्फ आप इस वैल्यू को 0 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, q बटा a यानी कि रेडियस।
तो हम यहां पे लिख देते हैं। आप लोग जब इसे नोट कीजिएगा तो पूरा ध्यान रखिएगा। देखो हम साइड में लिख देते हैं, एट सेंटर आर का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। तो पोटेंशियल एट सेंटर सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा चाह लेना क्यू। अब बाई स्क्वायर से रूट हमारा क्या हो गया, कैंसिल, रेडियस ए। याद रखिएगा ये पोटेंशियल होता है कहां, सेंटर पे, और ये पोटेंशियल कहां पे होता है, एक्सिस पे। ये पोटेंशियल होता है एक्सिस पे और ये होता है सेंटर पे। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब हमारे पास में जो टॉपिक है, टॉपिक ये कहता है कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ शेल। याद करो, देखो हमने अभी बीच में कुछ दिनों गैप दिया था और हमने कहा था कि आप लोग पिछला कुछ रिवीजन कर लेना। तो रिवीजन करने के लिए हमने इसलिए कहा था क्योंकि आज हम जो भी पढ़ाएंगे वो चैप्टर नंबर 1 के ही थ्योरी पे बेस्ड होगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिखाया था किसी हॉलो स्फीयर के कारण, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के कारण। आपको याद होगा हमने कहा था कि मान लो हमारे पास में एक स्फीयर है और ये हॉलो है, ठीक है, और इसका सेंटर अगर मान लिया जाए कि ओ पॉइंट पे है, तो इसके बाहर मान लो किसी पॉइंट पी पे आपको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। तो याद होगा जब कंडक्टिंग स्फीयर था तो हमने कहा था कंडक्टर में जो भी चार्ज होता है वो कहां चला जाता है, सरफेस पर। कोई भी चार्ज उसके अंदर तो रहेगा नहीं, होगा। दूसरी चीज है कि हॉलो है, अंदर तो चार्ज होने का सवाल भी नहीं है। मान लेते हैं चार्ज Q जो भी है वो कहां पे है, उसके स्फीयर पे है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस जो इसका वो है कैपिटल R। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। ये हो गया उस स्फीयर का रेडियस। और हमें P पॉइंट जो है वो इस स्फीयर से बाहर है और O से P तक की दूरी है स्मॉल r। O से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r। और हमें इस पॉइंट P पे आउटसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आपको याद होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अब बटा जो भी दूरी था R स्क्वायर। एक चीज थोड़ा अपने दिमाग में फिर से रिकॉल कीजिए, हमने आपको जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फॉर्मूला पढ़ाया तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको कहा था कौन सा था, जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। देखिए अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझना बिल्कुल अच्छे से एकदम, क्योंकि हो सकता है ये सारी बातें हमारे एनसीईआरटी की बुक में ना हो या हमारे बोर्ड के सिलेबस में ये उतना काम ना आए, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे वहां पे यही सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। वहां पे उतना इजी कॉन्सेप्ट ही नहीं कि पॉइंट चार्ज देके कहेगा बताओ कितना पोटेंशियल हुआ या इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसा सवाल वहां पे नहीं रहता। और मैं शुरू में भी कहा था कि उतना लो लेवल से पढ़कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग क्लासेस हो रही है भले ही फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना भी सिलेबस एटलीस्ट उसको भी कंप्लीट किया जाए और उससे थोड़ा लेवल को ऊपर उठा के बात किया जाए। तो देखना आज हमने जो आपको रिलेशन बताया था E बराबर, जैसा कि तुम लोग जानते हो जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुम लोग दो लेक्चर से इसी पे काम कर रहे हो, तुम लोगों ने 2 लेक्चर में ही काम किया। पहले लेक्चर में तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, डिफरेंशिएट किया था, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इंटीग्रेट किया था। आज फिर से हम उसी का सहारा लेने जा रहे हैं। हमें पता करना है सबसे पहला केस आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर या शेल। चलिए हमें इस शेल के बाहर मौजूद किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है। अगर नहीं पता हो तो आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जा करके फिर से लेक्चर को रिवाइंड करके एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाला लेक्चर देखिएगा। वहां हमने आपको तीनों केस पढ़ाया था, बाहर भी, सरफेस पे भी और अंदर भी। अंदर 0 हो गया था, ग्राफ भी मैंने ड्रॉ किया था। तो आप सभी लोगों को पता होगा आउटसाइड द शेल एज वी नो, आप सभी लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड में होता है, आउटसाइड में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज होता है वो दूरी का स्क्वायर। अब पॉजिटिव होता है तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव होता है तो रेडियली इनवर्ड। ये डायरेक्शन होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे हमको भी मतलब है नहीं। यानी हमें पता क्या है, समझना यहां पर पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और निकालना क्या है, पोटेंशियल। निकालना क्या है, पोटेंशियल। एज वी नो, हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों को पता है
पोटेंशियल बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन होता था, ठीक है। अब तुम कहोगे यहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था और आप बात कर रहे हो पोटेंशियल का, तो याद करो थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमने आपको कुछ ऐसा सिखाया था, Vb माइनस Va, ठीक है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, जहां पे लिमिट होता था ए से लेकर कहां तक, बी तक, ए से लेकर कहां तक, बी तक। ये फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालने के लिए, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण। देखो कैसे यूज करते हैं। हमने कहा भी था कि देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर जगह काम आता है, हर सिचुएशन में काम आता है। जब पोटेंशियल निकालने का सारा दरवाजा बंद हो जाएगा, इस फॉर्मूला की ओर चले आना, ये कोई ना कोई रास्ता तुमको जरूर देगा। निकालना क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां का निकालना है, पी का। कहां का निकालना है, पी का। याद करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, हमने इसी वजह से आपको गैप दिया था ताकि आप लोग पिछला पूरा रिवाइज करके बैठिए, क्योंकि लेक्चर में आपको पिछला रिवीजन करने को समझ में आएगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, जितना हमें वर्क डन करना होता है किसी टेस्ट चार्ज को, जितना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना पड़ता है किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, ध्यान दीजिए कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। यानी अगर ये सिचुएशन देखा जाए तो हमें एक टेस्ट चार्ज को कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। कहां लाना है, पी पे, क्योंकि हमें पोटेंशियल कहां का चाहिए, पी का। तो हम चार्ज को कहां से लाएंगे, इन्फिनिटी से पी तक लाएंगे, और हम निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच इज क्रिएटेड बाय द चार्ज व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब हम ये जो सिचुएशन है ना, इसको उस सिचुएशन से थोड़ा कंपेयर करते हैं। यहां बी और ए है, मतलब चार्ज कहां जा रहा है, ए से बी। चार्ज कहां जा रहा है, ए से बी। तो हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वीबी माइनस वीए। तो हमें अगर यहां पे देखा जाए जो सिचुएशन है हमारा, तो हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा कहता है कि हमें चार्ज को लाना कहां से है भाई, तो इन्फिनिटी से। कहां से लाना है, इन्फिनिटी से। तो हम एक काम कर दें, यहां पे हम ए को मान लेते हैं इन्फिनिटी। ए को क्या मान लेते हैं, देखो पुट ए मेरा कौन सा पोजीशन हो गया, ए मेरा हो गया इनफाइनाइट वाला पोजीशन, और जो यहां बी है वो मेरा पॉइंट पी हो गया। अगर देखा जाए तो हम लोग क्या हम लोग ये फॉर्मूला लिखे थे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, और उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वो ए हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। और जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं। कहां से लेकर आते हैं, इनफाइनाइट से। इसलिए मेरा शुरू का जो पॉइंट है, ए पॉइंट जो है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट, और जो हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, बी पॉइंट जो हो जाएगा वो कहां पे हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। अब पी पॉइंट की दूरी ओ से पी तक की कितनी हो जाएगी, आर। यानी मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, आर। आप एक काम कर लीजिए, जो भी सिचुएशन पहले बोर्ड पे बना हुआ है उसको पहले आप अच्छे से कॉपी पे लिखिए, उसको लिखिए और इस फॉर्मूले के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर हम जल्दी जल्दी सारा इंटीग्रेशन करेंगे आपको बातें क्लियर नहीं होंगी। हम इसको फिर से एक बार समझाते हैं, पहले आप इस सिचुएशन को कॉपी पे लिखिए एक बार। देखिए हमने कहा था सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला हमें पता है कहां के बीच का, ए और बी के बीच का, लेकिन जो सिचुएशन है वो इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट पी तक का है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करना कुछ नहीं है, ए की जगह पे इनफाइनाइट रखिए, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और बी की जगह पे पी रखिए जहां का हमें निकालना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, चलिए इसको हम कर देते हैं इनफाइनाइट, माइनस, अब लिमिट को चेंज करते हैं इन्फिनिटी से लेकर के पी तक का, तो पी तक का जो दूरी है सेंटर से वो कितना है, आर। तो इन्फिनिटी से लेकर कहां तक हो जाएगा, आर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डॉट डी आर वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और देखो ई में और डी आर में जो एंगल बनेगा, अगर हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड या डी आर वेक्टर यहां पे कंसीडर करेंगे तो ई में और डी आर में जो वैल्यू बनेगा वो 0 डिग्री, तो ई डी आर कॉस 0, तो हम इसको डायरेक्टली ई इंटू डी आर कर देते हैं। कॉस 0 कितना हो गया, 1। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0, तो वीपी बराबर फॉर्मूला बनेगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक, आर तक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, आउटसाइड का मतलब पॉइंट पी का कितना होता था, कांस्टेंट, यानी कि 1/4πε0 क्यू बाय यहां से यहां तक की दूरी यानी कि आर स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया, डी आर। अब बस इसमें इंटीग्रेट कीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा अच्छे से प्रोसीड करना है तो गड़बड़ होगा फिर यहीं पे।
1/4πε0 Q dr इस Q इतना टर्म जो है वो बाहर जाएगा क्योंकि सारा का सारा कांस्टेंट है। Q/4πε0 माइनस कोई बाहर रख दीजिए, पॉइंट P की बात हो रही है। अंदर में क्या बच गया, dr/r², तो r ऊपर गया तो -2 × dr। अब इसका इंटीग्रेशन हमने आपको कई बार बताया है, पावर में एक जोड़ना है, उतना ही से क्या कर देना है, डिवाइड। तो पावर में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -1, और नीचे में कितना हो जाएगा, -1, और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। थोड़ा सा डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, r का पावर -1, डायरेक्ट हम इसको 1/r कर देते हैं। इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक हो जाएगा, स्मॉल r तक, पॉइंट P का पोटेंशियल। अब इसकी जगह पे पहले रखेंगे अपर लिमिट 1/r, वही रह जाएगा सेम, अब -1/∞। हम इसको थोड़ा सा Q/4πε0, क्योंकि अब बार बार उतना करने की जरूरत है नहीं, 1/r 1/∞ क्या हो गया, 0। तो पॉइंट P का जो हमारा पोटेंशियल आ गया आउटसाइड का, V आउटसाइड, पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4πε0 Q अबाई दूरी स्मॉल r। याद रखिएगा ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहां पे हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालकर दिखा दिया। किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण बाहर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, तो 1/4πε0 जो चार्ज रहेगा वो लेना, और बाहर जितना दूर कहेगा उतनी दूर का क्या लेना, डिस्टेंस, यानी कि वर्क करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। अब यहां पर देखो एक चीज और समझो, ये तो वैल्यू हो गया आउटसाइड यानी कि बाहर किसी पॉइंट का। एक चीज और हम यहाँ पे क्लियर कर दे, किसी बुक में अगर जाओगे ढूंढने के लिए तो इतना इजी वे में सब कुछ आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि किताब जो बात करेगा वो सिलेबस के हिसाब से, और हमने पहले भी कहा है कि आपके सिलेबस में नहीं लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये हो गया आपका 1/4। अगर मान लो यही कहेगा, यहीं पे कहेगा ऑन द, मान लो सेकेंड केस, ये तो पहला केस था, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। सेकंड केस में कहेगा शेल के सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो वहां पे कुछ करना नहीं है। अगर आप सरफेस की बात करोगे, पॉइंट पी को जैसे सरफेस पे लेकर क्या होगा कि स्मॉल r कम होते होते कैपिटल R के बराबर हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 और q अब इसका रेडियस यानी कि कैपिटल R। ये कहां हो गया, सरफेस पे। जो सबसे इसमें जरूरी बात है वो ये है कि अगर मान लो ये P पॉइंट बाहर है तो चलो ठीक है, यहां पे भी है तो ठीक है। अगर ये P पॉइंट अंदर आ जाता तो पोटेंशियल कितना होता, अंदर जो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 0, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होगा। आप एक काम करो, पहले इस कैलकुलेशन को नोट करो और सोचो कि अंदर कितना पोटेंशियल होना चाहिए। आप इस कैलकुलेशन को पहले नोट कर लीजिए। देखिए हमने आपको दो केस बताया, किसी चार्ज सेल के बाहर कितना होता है पोटेंशियल हमने वो बता दिया, उसके सरफेस पे कितना होता है ये बता दिया। रेफरेंस हमने किसका लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हमने बताया था चैप्टर नंबर 1 में। अब मान लीजिए हमसे कह रहा है हमको इनसाइड द चार्ज शेल, यानी अब हमें पोटेंशियल चाहिए चार्ज शेल के अंदर। तो हम सभी लोगों को पता है चार्ज शेल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। अब यही हमारा बनेगा रेफरेंस और यही सब हमें सोचना शुरू करना है। देखो हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इसीलिए पढ़ा दिया था ताकि उसको भी यहां से हम जोड़ सके। देखो हम लोग जानते हैं, एज वी नो, जो पोटेंशियल होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल dV/dr ऐसा होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और ये सभी हम लोगों को पता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जरूर V क्या रहा होगा, कांस्टेंट। इट इंप्लाइज दैट इफ E इक्वल्स टू 0, ध्यान रखिएगा ये मैथमेटिक्स की चीज है, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब V हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी अंदर में V 0 नहीं होगा, V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, फिक्स हो जाएगा। हर जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर, और हर जगह पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि हमने अभी अभी सरफेस पे निकाला था, यहां सरफेस पे V की वैल्यू आई थी कांस्टेंट, यानी 1/4πε0 1/4πε0 Q/r। ये वैल्यू आया था कहां पे, चार्ज सेल के सरफेस पे। और अभी अभी हमने आपको कह दिया कि V अब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। देखो जैसे से दूर जाओगे, बाहर जाओगे तो R आपका बढ़ेगा या घटेगा, तो V का वैल्यू तो बढ़ेगा घटेगा। फिर से इसको ऐसे समझिए, सुनिए, थोड़ा सा हम यहां वर्कआउट करते हैं तो समझिएगा।
आउटसाइड का वैल्यू कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, जहां पे आर मेरा वेरिएबल है, आर हमारा क्या है वेरिएबल, ये तो आर चेंज करेगा ना, जितना दूर जाएंगे चेंज करेगा, जितना पास आएंगे चेंज करेगा, मतलब जो आउटसाइड वाला पोटेंशियल है वो वेरी करेगा, क्या करेगा वो बढ़ सकता है घट सकता है, वेरिएबल है। लेकिन जैसे ही हम उसके सरफेस पे आ गए वैल्यू कितना हो गया 1/4 पाई क्यू बाई आर, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्यू बाई आर, क्योंकि आर हमारा क्या रेडियस, ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी जो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, किसी भी चार्ज शेल के जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, और अंदर में भी इनसाइड द चार्ज सेल हमारा पोटेंशियल क्या गया कांस्टेंट। तो ये कहता है कि जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा और अंदर उसको घटना नहीं है, क्या रहना है कांस्टेंट, तो जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल उतना ही यहां पर भी, उतना ही यहां पर भी, यानी अंदर में भी पोटेंशियल क्या होगा उतना ही होगा, यानी इनसाइड द शेल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यानी किसी भी चार्ज शेल के अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू जितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, उतना ही पोटेंशियल उसके कहां पर होगा सरफेस पे भी होगा, कहां होगा सरफेस पे, यानी सरफेस से लेकर के अंदर तक में हर जगह पोटेंशियल क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब इसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, जब हर जगह पोटेंशियल बराबर आ रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो याद रखिएगा जहां भी E का वैल्यू 0 हो जाए, V हमारा कांस्टेंट हो जाए, आपका वो सरफेस कैसा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और वैसे भी याद रखिएगा किसका एग्जांपल था कंडक्टर का, किसका एग्जांपल था कंडक्टर का। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कंडक्टर जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि देखो अभी तक हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके जस्ट बाद हमें जाना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के ऊपर जाना है, और उसी से रिलेटेड ज्यादा न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने आपको होमवर्क भी नहीं दिया था। हमने कहा था कि जब हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो हम लोग होमवर्क करेंगे। और जैसे ही आप कैपेसिटर का चैप्टर शुरू करोगे वो स्टार्ट होगा कंडक्टर से। कहां से स्टार्ट होगा कंडक्टर से। और कंडक्टर हमारा प्रूव हो गया वो कैसा सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हमको बोल सकता है ना हमारे पास में एक स्फेरिकल शेल है जो कि कंडक्टर है, उसके अंदर बताओ पोटेंशियल कितना होगा, उसके सरफेस बताओ पोटेंशियल कितना होगा, चाहे वो सरफेस पे बोले चाहे वो अंदर बोले, क्योंकि ये पोटेंशियल सरफेस कितना बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल हमारा क्या है कांस्टेंट, हर जगह वैल्यू क्या होगी बराबर। यही जो सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो मैंने आपको बताया। ऐसा कभी गलती मत कर दीजिए कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था तो V भी क्या रहेगा 0 नहीं, क्योंकि E में और V में रिलेशन कैसा है डिफरेंशिएशन वाला। तो अगर E 0 है तो V हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है ये सारा बात किसी बुक में इस तरह से एक्सप्लेन करके ना मिले, लेकिन आप इन चीजों को नोट कीजिएगा और जितना बात हमने आपको बताया वो आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू जिसमें भी आपको लिखना हो, जितना भी बात बताया जाए उसको अपनी कॉपी में लिखते रहना हमेशा, ताकि कभी आप भूलो नहीं कि यहाँ पे 0 था तो V कांस्टेंट कैसे हो गया। इन सारी बात को लिखिए और ये तीनों रिजल्ट याद रखिएगा, बाहर कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, अंदर कितना होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखते हो वैसे इसको भी याद रखना। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो कि टेस्ट का क्वेश्चन होगा इस वाले चैप्टर का, और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। इसको आप पहले नोट कर लो। देखिए टेस्ट नंबर 8 का आपका क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एंड वेल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये वेल ड्रॉप है जिसके अंदर में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और when located between two plates as shown in figure, और ये दो प्लेट के बीच में क्या रखा हुआ है, ऊपर में प्लस चार्ज है नीचे में क्या है माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। विच इज 16 mm अपार्ट, दोनों प्लेट के बीच का गैप कितना है 16 mm। मास ऑफ द ड्रॉप कितना लेना है इतना, और जी का वैल्यू कितना यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है कितना वोल्टेज का जरूरत है इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब ना ड्रॉप नीचे जाए ना ऊपर जाइए, बिल्कुल क्या रहे बैलेंस। एक अच्छा सवाल है आपके सामने, इस क्वेश्चन को कर करके आप इसका आंसर भेजना। अब देखो पहले काम करो, क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको सॉल्व करो, फिर हम क्या करते हैं इसी के जस्ट बाद यहीं पे आपको बता देते हैं। किसी ने कोई कंफ्यूजन पूछा था पिछले लेक्चर से रिलेटेड, वो बताते हैं, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया हो। देखो इसको तो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये था कि जो हमने बताई थी प्रॉपर्टी नंबर 5, हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो था उसमें हमने ये बताया था कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। उसमें किसी को कंफ्यूजन था, देखो बता देते हैं। उसमें शायद एक जगह हमने कुछ मिस्टेक भी किया था, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हमने कहा था कि E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। ये बताता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल क्या हो रहा है कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जब पोटेंशियल क्या हो रहा है कम। तो मान लो कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा कम होगा, मतलब V2 का पोटेंशियल कम होगा और V1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा।
पिछले लेक्चर में ये साइन शायद उल्टा बन गया था, V2 ज्यादा हो गया था V1 कम, ऐसा नहीं है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्लिप ऑफ पेन था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। तो ये कहता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो वो कैसे होता है, देखो हमने आपको बताया था उससे जस्ट एक पहली प्रॉपर्टी जो थी उसमें हमने आपको ये बताया था उस प्रॉपर्टी में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा। और जब उनके बीच का इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का दूरी ज्यादा होता है तो सरफेसेस के बीच का दूरी जब ज्यादा होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, कम होता है। तो देखो जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, यहां पे हमने एक सरफेस रखा, यहां पे हमने एक सरफेस रखा, मान लो यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल कितना है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2 और यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, R का वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, कम। तो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 पे क्या होगा, ज्यादा, और E2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पे ज्यादा, उल्टा होता है रिलेशन। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या होंगे, नजदीक, एक दूसरे से क्या होंगे, नजदीक। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर। यहाँ पे मान लो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से क्या है, नजदीक है, और यहाँ मान लो दूर। तो जैसे जैसे पोटेंशियल सरफेस के बीच का दूरी क्या होता जाए, बढ़ता जाए, तो समझते जाना कि उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा किधर होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, वो खुद ब खुद चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो जरा V2 का वैल्यू क्या है, कम है, अब V1 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहाँ कम होगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां सरफेसेस क्लोज होंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां सरफेसेस दूर होंगे। तो आप नजदीक सरफेस, दूर सरफेस देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना देना। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब जो नया टॉपिक है हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए टॉपिक कहता है, हमने पहले भी कहा था कि जितने भी बात हम लोग करेंगे वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड होगा। इसमें करना क्या है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, डाइपोल लेंथ A और A 2A, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये डाइपोल है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उसने एंगल इनिशियली कितना बनाया, थीटा नॉट। सपोज दैट, जितनी बात हमने कही वो लिखा हुआ है, सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, यानी इधर होगा। डाइपोल मोमेंट P is placed along a direction making an angle theta naught with the direction of an external electric field E। और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा नॉट एंगल शुरू बनाए हुए। देखो हमसे निकालना है इसका पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने फैन को रोटेट करते हुए देखा होगा, गर्मी के दिन में अक्सर यही होता है। तो उसमें लोग जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं फैन में रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगता है और वो अपनी जगह पे घूमने लगता है। तो अगर कोई चीज घूम रहा है, मूवमेंट अगर किसी के अंदर है, अगर उसके अंदर मोशन है, तो जरूर उसको घूमने के लिए, उसको घुमाने के लिए किसी ने कोई फोर्स लगाया है, और जिसने वो फोर्स लगाया है उसने उसके ऊपर में क्या किया, वर्क किया है। और आपको पता है किसी सिस्टम पे किया गया वर्क वो उसकी एनर्जी बन जाता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे लगाइए आप। मान लीजिए शुरुआत में इसने एंगल बनाया हुआ थीटा नॉट, अभी एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी है। और अगर मान लो इसको तुम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क। आपको हमने बताया था कि जब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ एंगल पर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क कितना लगता है, देन टॉर्क ऑन डाइपोल, ये सभी को पता होना चाहिए, ये हमने पढ़ाया था। टॉर्क कितना लगता है, तो P E sin थीटा, इतना टॉर्क लगता है अगर किसी भी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अब हमको ये पता है कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का काम होता है इसको घुमा देना। अब ये टॉर्क इसको घुमाना चाहेगा, ठीक है। जब वो इसको घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा फोर्स कैसे लग रहा है। मान लो इसको क्लॉकवाइज वो घुमाना चाह रहा है तो शुरू में एंगल बन रहा है थीटा नॉट। मान लो इसको उसने घुमा के एंगल को चेंज कर दिया थीटा, तो इसको घुमा के इसके एंगल को चेंज करने में कितना इसे वर्क करना पड़ा, इस टॉर्क के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, तो वही हमें निकालना है। अगर वो वर्क हम निकाल लेंगे तो वही वर्क स्टोर हो जाएगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये सभी को पता है कि हम डायरेक्ट टोटल वर्क तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, ठीक है। हमें वर्क कैलकुलेट करना है थीटा नॉट से कुछ एंगल थीटा तक का। तो हम पहले क्या करेंगे, छोटा सा एंगल लेंगे, वहां का वर्क निकाल लेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे जहां से जहां तक हमको वर्क निकालना है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल। मान लिया कि शुरू में इसको हमने बहुत छोटे से एंगल से घुमाया, वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, देन वर्क डन। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, अब ये सभी को पता है कि ये एंगुलर वर्क का केस है। जो लीनियर वर्क होता है वो होता है लीनियर फोर्स एफ डॉट ds, जहां पे ds होता है हमारा क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे फोर्स भी एंगुलर है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर है थीटा। यानी अब जो हम लोग वर्क डन निकालेंगे वो स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, वर्क डन भी स्मॉल होगा, मूवमेंट भी स्मॉल है। देन स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टॉ, फोर्स हो गया टॉर्क, और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डी थीटा। यही हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हो गया छोटा सा वर्क। टॉर्क का वैल्यू अगर आप चाहते तो लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा। तो छोटा सा वर्क हमें मिल गया पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अभी हमने कहा ये हो गया स्मॉल वर्क, लेकिन शुरू में कितना एंगल बना रहा है, थीटा नॉट, और इसको घुमा देना है हमें। मान लो शुरू में ऐसे, इसको घुमा के हमें ऐसे कर देना है। अभी एंगल चेंज होकर के हो जाए, इसके साथ में थीटा नॉट के बजाय थीटा। तो पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट टू गेट टोटल वर्क in rotating the dipole from initial angular position theta naught to theta naught से घुमाए कहां तक ले जाना है, थीटा तक। we will integrate the above equation। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट, वी गेट, हमें क्या मिलेगा वो उसे लिखेंगे। पहले आप इतनी बातों को नोट कर लो, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करके और पूरा वर्क निकालेंगे, और वही वर्क इसका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। पहले आप इतनी बातों को आप पहले नोट करो। देखिए अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो है वो तो हो जाएगा डब्ल्यू, और आपको इंटीग्रेट करना है एंगुलर पोजीशन कहां से कहां तक, थीटा नॉट से लेकर थीटा तक, थीटा नॉट से लेकर के कहां तक, थीटा तक। क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है कहे शुरू में 30 डिग्री बना रहा है, इसको 60 डिग्री बनवाना है, तो 30 से लेकर कहां तक चले जाएंगे, 60 तक। रेडियन में रखिएगा एंगल। उसके बाद कितना हो गया, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन में हमेशा कहां चला जाता है, बाहर। पी और ई कहां चला गया, बाहर। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सोचो साइन थीटा किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का। तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन नहीं होता है, माइनस साइन। इसका मतलब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन का, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक, थीटा नॉट से लेकर के थीटा। अब यहां पे बस वैल्यूज को आप रख दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। माइनस कॉस अपर लिमिट यानी कि थीटा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस ये हो गया माइनस कॉस थीटा नॉट। देखिए इसके बाद ये तो वर्क तक पहुंच गया, तो वर्क इक्वल्स टू फाइनली हमारा इक्वेशन बन गया पीई, ये हो गया प्लस, और यहां से क्या आ गया, कॉस, इसको पहले लो, थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब यही वर्क हमारा, दिस वर्क विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यही वर्क आपका डाइपोल का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू। तो u बराबर हो गया पीई कॉस थीटा नॉट, मतलब ये कौन सा एंगल है, इनिशियल एंगल, और ये है फाइनल एंगल। तो हम इसको ऐसा लिख दे क्या, थीटा नॉट भी लिख सकते हो या थीटा 1 भी लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा।
जहां पे आप बस इतना बात याद रखिएगा, जो थीटा नॉट है हमारा, ये आपका इनिशियल एंगल है, ये इनिशियल एंगल है शुरू वाला, और आपका जो थीटा है वो आपका फाइनल एंगल है जहां तक आपको घुमा कर ले जाना है। अब जब न्यूमेरिकल बनाना शुरू करोगे तो उसमें देखो कुछ कुछ कहीं कहीं प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस कर देते हैं। मान लो कहीं पे दोनों एंगल अगर दिया हुआ है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे मान लो अगर दोनों एंगल दिया हुआ है 1b 2b कहां से कहां ले जाना है, वहां समस्या नहीं आएगी। लेकिन मान लो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आएगा, कहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालिए किसी भी डाइपोल का जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसको 60 डिग्री से घुमाना, मतलब एक ही एंगल आपको देगा, दूसरा एंगल आपको देगा नहीं। तो जब अगर एक ही एंगल देगा और दूसरा एंगल नहीं देगा तो जो आपका इनिशियल एंगल होगा ना, इनिशियल एंगल इसको कंसीडर कीजिएगा 90 डिग्री। यानी पहले ही आप मान के चलिए कि डाइपोल कितना एंगल बनाया हुआ है, कितना बनाया हुआ है 90 डिग्री। यानी सपोज या फुट अगर मान लीजिए कि थीटा नॉट को हम मान ले 90 डिग्री π/2, तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या बचेगा, Pe माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस Pe cos थीटा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला कब यूज कीजिएगा, कब, जब आपका इनिशियल एंगल कितना हो 90 डिग्री, या जब उसने इनिशियल एंगल के बारे में कोई बात नहीं किया और सिर्फ आपको एक ही एंगल दिया हो। क्वेश्चन कहते हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को 60 डिग्री से घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वो 60 डिग्री जो है वो आपका फाइनल एंगल है और इनिशियल आपका अंडरस्टूड है कि वो कितना है 90। तो सीधा यहाँ थीटा की जगह पे कितना रख दीजिएगा 60। आपको उस केस में आपको एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी किसमें है, नेगेटिव में है। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं पे ए होता था बी होता था, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर, और एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर को लिखने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, u बराबर माइनस तो है वो रहेगा ही p वेक्टर और डॉट e वेक्टर। जैसे ये डॉट प्रोडक्ट खुलेगा Pe cos थीटा हो जाएगा। तो अभी हमने आपके सामने में तीन फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला का यूज कब करना है समझिएगा, ये फॉर्मूला का यूज तब करना है जब हमें इनिशियल और फाइनल दोनों एंगल दिया हो और एनर्जी हमें पूछ रहा हो, या इनिशियल और फाइनल एनर्जी के बीच का डिफरेंस निकालना हो, तब ये फॉर्मूला। अगर कोई एक एंगल दिया हो, शुरू का एंगल नहीं दिया हो, तो सपोज कर रहे हैं हमारा इनिशियल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये फॉर्मूला। किसी बुक में इसी को पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन बना के भी दिया हुआ रहता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। और इसी फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये तीन फॉर्मूला आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड ये तीनों फॉर्मूला है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट काम आने वाला है। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जो हम लोगों ने अभी थ्योरी पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, मतलब डाइपोल लेंथ हमें दे रखा है। उसको प्लेस किया गया है, उसकी एक्सिस कितनी डिग्री बना रही है 60 डिग्री। थीटा एक ही दिया है, समझना यहाँ पे एक ही एंगल दिया है। हमने कहा था जब एक ही एंगल देगा तो आपको क्या सिचुएशन यहाँ पे सेट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस टॉर्क का वैल्यू दे रखा है, डाइपोल का चार्ज दे रखा है। जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका चार्ज दे रखा है। एक जगह पर है -8 नैनोकूलम और एक जगह पे +8 नैनोकूलम। दूरी कितना है वो दे रखा है, 2a का वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, दोनों आंसर निकलेगा बारी बारी से। पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल अभी हमने आपको सिखाया था, उस फॉर्मूला से वो निकलेगा। सबसे पहले निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको टॉर्क दिया है तो हम लोग जानते हैं एज वी नो टॉर्क इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको पता है Pe sin थीटा, Pe sin थीटा। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा हमारा P वेक्टर, इधर होगा P वेक्टर -4 से +4। एंगल थीटा यानी कि 60 डिग्री वो हमें दे रखा है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। अब देखो P का वैल्यू दिया है क्या, P क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वो तो हमें दिया नहीं है। तो इस P को थोड़ा और खोलिए, हमने आपको पढ़ाया था P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इसका फॉर्मूला होता है कोई एक चार्ज उठा लो Q और डाइपोल लेंथ से क्या कर दो गुना, Q इंटू 2a इंटू E इंटू क्या हो गया sin थीटा। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फॉर्मूला हमारा क्या बना, टॉ बाई Q इंटू 2a और इंटू में क्या हो गया sin थीटा। टॉर्क का वैल्यू हमें दे रखा है, टॉर्क का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। अब बाई √3 आ गया नीचे, न्यूटन मीटर है, एसआई में कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू 8 नैनोकूलम है, समझना यहां पर 8 नैनोकूलम। तो एक
नैनो कूलम में कितना कूलम हो जाएगा 10⁻⁹ कूलम में चेंज हो गया। 2a यानी कि दूरी, तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पूरा 2a हो गया। मीटर में चेंज करोगे 10⁻²। अब साइन थीटा, तो साइन कितना डिग्री होगा, साइन कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 हमारा कितना हो गया √3/2। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए अच्छे से। ये हो गया 4, ये हो गया आपका 4/√3, कहां गया, 4/√3। तब कुछ करना नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका यहीं पे क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। बस जस्ट इसको सॉल्व करना है। और इसका जो बी पोर्शन है उसमें हमसे कह रहा है आपको क्या निकालना है, ये हो गया आपका ए पोर्शन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बी पोर्शन में कहता है इफ द डाइपोल हैज चार्ज इतना, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल यू बराबर हमने आपको पढ़ाया था -PE cos थीटा। और हमने कहा था ये फॉर्मूला तब यूज करना जब कोई एक एंगल दिया हो, इनिशियली एंगल मान लेना π/2, यानी कि नेचुरली उसको मान लेना कि 0 एनर्जी पर है, π/2 हो जाएगा 0। PE cos थीटा, ई का वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया यहाँ पे, और P का वैल्यू Q इंटू 2a, cos थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। उन सारी वैल्यूज को रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे इसको प्रोसीड करना है, उसको सिखाने का मतलब है। अब बस कैलकुलेशन को इजीली, अब यहाँ कुछ है नहीं, प्लस माइनस से कर लेना उसको, और इसको सॉल्व करके फाइनली आंसर बना लेना। फिर हम लोग अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के ऊपर आएंगे, यानी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर पे चलेंगे, और कैपेसिटर का जब क्वेश्चन, ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इजीली कर पाएंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, कैलकुलेट करना आपका काम है, कोई कैलकुलेशन कोई टफ है नहीं, बता दें कैसा वो करना है।